हेलो बच्चों। आज हम विलेन चैप्टर का आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज आपका जो टॉपिक है वो है अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो आप पढ़ने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या हैं। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी विलयन के ऐसे गुण जो उस विलयन में पाए जाने वाले कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, आपको ये बात यहाँ याद रखनी है कि किसी भी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो किस पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर, यानी कि उस विलयन के अंदर कितने कण हैं उन्हें हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ये बात आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब आप अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से एक अणुसंख्य गुणधर्म का वर्णन पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इन्हें हमने अणुसंख्य गुणधर्म क्यों कहा। तो याद रखिए हमेशा कि अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं विलयन के, वो कुल 4 प्रकार के आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो मैं आज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी भी, परासरण दाब है। दूसरा है आपका विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, या फिर खाली कह सकते हैं आप इसे क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, और तीसरा है आपका विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, राइट। और अगला है आपका विलायक के हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में क्या, अवनमन। और अगला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, कल तक मैंने आपको जो है वो आदर्श अनादर्श विलयन और स्थिर क्वाथी पढ़ाए थे और आज आपका नया टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म। मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ कि ये विलयन के ऐसे गुणधर्म होते हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, राइट। और इनमें ये 4 आपको गुणधर्म दिए हुए हैं, चारों आपको पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं परासरण दाब। बाकी जैसे जैसे आप डिटेल पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद ये चारों आ जाएंगे, लेकिन आज हमने सिर्फ और सिर्फ पहला अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ना है, परासरण दाब। परासरण दाब जो है, इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कुछ मुख्य बातें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको विसरण पता होना चाहिए कि विसरण क्या होता है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए परासरण क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए अंतः परासरण क्या होता है, बाह्य परासरण क्या होता है। तब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि परासरण दाब क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं विसरण। ठीक है, विसरण की परिभाषा आप देखिए, पदार्थ के कणों का। अब पदार्थ की अवस्थाएं बेसिकली 3 होती हैं, वैसे तो देखिए 5 आप पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, लेकिन हम उन 5 की बात नहीं करने। जनरल जो आपकी अवस्थाएं हैं वो 3 है, ठोस, द्रव, गैस। तो विसरण तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। तो आपको यहाँ ये बात याद रखनी है कि पदार्थ के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। परिभाषा को रटना थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आप इसको पहले ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि गर्मी का मौसम चल रहा है और मान लीजिए किसी बंदे ने नहाया नहीं है, तो आप जानते हैं, या मान लीजिए आपने नहाया नहीं तो आप पड़ोसी को नहीं, आपको अपने आप से खुद स्मेल आ रही है। आप देखिए अपने आर्मपिट्स के अंदर जो होता है वो पसीना ज्यादा आता है, और इस पसीना आने की वजह से यहाँ पर जो बदबू के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बदबू के अणु होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। अगर आप नहीं नहाते हैं तो आपके पड़ोसी को आपसे बदबू आती है, वो पड़ोसी आपके पास बैठा है, वो नहा धो के आया है, उसके पास ऐसे बदबूदार कण या अणु नहीं है, लेकिन आपके पास ये बदबूदार कण है। और आप जानते हैं उसे आपके पास बैठने से स्मेल क्यों आ रही है, क्योंकि पदार्थ के कण जो हैं उनकी सांद्रता यहाँ ज्यादा है। तो उनकी सांद्रता यहाँ ज्यादा होने की वजह से और पड़ोस में कम होने की वजह से पदार्थ के अणु क्या कर रहे हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं। तो इससे आपको याद भी रहेगा कि पदार्थ के अणुओं का किधर से किधर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण। ऐसा नहीं है कि विसरण का केवल एक ही उदाहरण है, विसरण के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप तीनों अवस्थाएं ले सकते हैं, आप ठोस भी ले सकते हैं, आप द्रव भी ले सकते हैं और आप
गैस भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गैसीय विसरण के बारे में बताती हूँ। देखिए, गैसीय विसरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी एलपीजी गैस। आप देखिए, कभी कभार आपका सिलेंडर जो होता है उसमें लीकेज हो जाता है, और जब उसमें लीकेज होता है तो आपको किचन में स्मेल आने लगती है। आपको पता लग जाता है कि सिलेंडर लीक कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्मेल आपको आ रही है, ये विसरण की वजह से ही आ रही है। आप देखिए, जो सिलेंडर आपका है उसके अंदर आपकी गैस को कंप्रेस करके भरा गया है, यानी कि आपके सिलेंडर के अंदर गैस की मात्रा बहुत अधिक है, यानी आपके सिलेंडर के अंदर उस गैस की सांद्रता बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए कि अगर जरा सा भी एक पिन पॉइंट होल हो जाता है तो गैस के अणु वहां से बाहर आ रहे हैं। देखिए, मान लीजिए किचन की बात करें तो किचन में गैस के अणुओं की संख्या जो है, जो एलपीजी गैस के अणुओं की संख्या है, वो बिल्कुल नहीं है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि बहुत कम है। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि सिलेंडर में जो पिन पॉइंट होल हुआ है वहां से पदार्थ के कण आ रहे हैं। किधर से किधर आ रहे हैं? सिलेंडर के अंदर से बाहर आ रहे हैं, और सिलेंडर के अंदर जो है कणों की सांद्रता ज्यादा है और बाहर कैसी है? कम है। तो आपको ये बात याद रखनी है, विसरण के अंदर पदार्थ के कण जो होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो ये था आपका गैसीय विसरण का उदाहरण। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि विसरण जो है वो द्रव में भी होता है। आप द्रव का उदाहरण ले सकते हैं। आप एक काम करिए, पानी ले लीजिए और एक जग पानी के अंदर आप 2 चम्मच चीनी को डाल दीजिए और उसे शेक मत करिए, उसे मत हिलाइए। आपको पता होना चाहिए कि पानी जो होता है वो स्वादहीन होता है, लेकिन जब आपने उसके अंदर चीनी डाल दी तो काफी देर बाद का मतलब आप करीब 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद देखेंगे तो वो चीनी के कण उसमें नहीं दिखाई देंगे। तो आप जानते हैं क्या हुआ? वो चीनी के कण उस पानी के अंदर घुल गए, और ऐसा नहीं है कि जहां पर वो चीनी गिरी थी केवल उतना ही पानी मीठा हुआ, आपका पूरा का पूरा पानी मीठा हो चुका होगा। इसका मतलब वो जहां चीनी के कण गिरे थे, वो कण जिस जगह पर गिरे वहां सांद्रता अधिक थी, और पूरे जग के अंदर जो जहां पानी है वहां उस चीनी की सांद्रता कम है। पदार्थ के अणुओं ने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन किया होगा, इसलिए पूरा का पूरा पानी जो है वो मीठा हो गया। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप अपने घर पे, आपके यहाँ नील जो आप कपड़ों में लगाते हैं, अल्ट्रामैरीन होता है, आप इसको 1 मग पानी के अंदर डालिए, बीच में ड्रॉप गिराइए। आप देखिए जहां पर ये ड्रॉप्स गिरती हैं वहां पानी जो होता है वो डार्क ब्लू का है या वायलेट कलर का होता है, लेकिन आप इसको शेक मत कीजिए, अपने हाथ से मत हिलाइए। थोड़ी देर बाद ये पानी खुद ब खुद पूरी तरीके से वायलेट या पूरी तरीके से नीला हो जाता है। इसका मतलब जहां आपने नील को गिराया वहां पर पदार्थ के अणुओं की सांद्रता ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे पानी में फैल गए और वहां पर पदार्थ के अणुओं की जो सांद्रता थी वो कम थी। तो यहाँ भी एक प्रकार का विसरण हुआ। बिल्कुल ऐसे ही आप नील की जगह KMnO4 ले सकते हैं। KMnO4 जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। आपने देखा होगा लैब के अंदर, ये ठोस अवस्था में इसके कण होते हैं बैंगनी कलर के। आप पानी के अंदर इसको डाल दीजिए, ये जहां गिरेगा वहां बहुत डार्क कलर का पर्पल कलर होगा, लेकिन आप मत शेक कीजिए, थोड़ी देर बाद खुद ब खुद पर्पल कलर अपने आप फैलता चला जाएगा पूरे पानी में, जो आपको ये बताना चाहता है कि यहाँ पर भी विसरण की क्रिया हो रही है। तो देखिए, द्रव में भी विसरण का उदाहरण आपको पता चल गया। और अब हम चलते हैं ठोस में विसरण किस प्रकार होता है। देखिए, मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये चौक है, और जब भी हम ब्लैक बोर्ड पर वर्क करते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर चौक के कण जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यूं कहें कि ब्लैक बोर्ड पर चौक के कणों की सांद्रता बहुत कम है, और हमारे हाथ में आप देखिए पूरा चौक है, इसका मतलब चौक के कणों की सांद्रता बहुत अधिक है। जब हम चौक से लिखते हैं तो हमारे हाथों से ये चौक के जो कण होते हैं वो बोर्ड के ऊपर चिपकते चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, और चौक जो होती है ऑटोमेटिकली छोटी होती चली जाती है। इसका मतलब पदार्थ के कण, इस बार ठोस पदार्थ के कण जो है वो अधिक सांद्रता से किधर जा रहे हैं? कम सांद्रता की ओर। तो देखिए, ये भी आपका विसरण का ही उदाहरण है। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे घर में देखिए, कभी मम्मी छोले या राजमा बनाती हैं तो घर में एंट्री करने से पहले ही, आप एंट्री करते ही अपनी मम्मा को कह देते हो, अच्छा मुझे पता चल गया आप क्या बना रही हो, छोले की स्मेल आ रही है। तो आप जानते हैं वो छोले की स्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि जहां पर ये छोले की कुकिंग चल रही है, या जहां छोले बन रहे हैं, वहां पर उस टाइप के अणुओं की संख्या ज्यादा है, और आपने अभी घर के अंदर एंट्री की है, वहां पर अणुओं की संख्या कम है। तो विसरण गति द्वारा वो जो अणु हैं, जो खुशबूदार कण हैं, वो आपकी नाक तक जा रहे हैं, और वहां पर भी कौन सी क्रिया चल रही है? वहां पर भी विसरण क्रिया चल रही है। इसके अलावा आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर कोई हलवाई कहीं पास में थोड़ी दूर पर समोसे तल रहा होता है या फिर जलेबी तल रहा होता है, जलेबी बना रहा होता है, तो आप देखिए आपको उस हलवाई तक पहुंचने से पहले ही बड़ी अच्छी खुशबू आने लगती है। वो खुशबू भी आपको विसरण की वजह से आती है। तो आप ये बात जान लीजिए कि विसरण में चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो,
तीनों जो अवस्थाएं होती हैं उनके अणु जो होते हैं वो भाग लेते हैं। इसीलिए हमने विसरण की परिभाषा में शब्द इस्तेमाल किया कण। तो यानी कि विसरण में क्या होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो किधर से किधर चलते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, राइट। तो अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि इसमें पदार्थ के कण हमने क्यों बोला, क्योंकि ये पदार्थ के कण जो होते हैं वो ठोस भी हो सकते हैं और द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। और ये किधर से किधर चलेंगे, इनका गमन होगा, यानी कि ये मूव करेंगे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। आपको ये डेफिनेशन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप विसरण नहीं पढ़ेंगे तो आपको परासरण की परिभाषा भी समझ में नहीं आएगी। कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि विसरण जो है वो तीनों अवस्थाओं में होगा और इसमें पदार्थ के कण जो है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, राइट। अब हम चलेंगे परासरण की ओर कि परासरण क्या होता है। तो देखिए परासरण में कुछ कंडीशन लग जाएंगी। हमें एक्चुअली परासरण दाब पढ़ना है, आपका हेडिंग परासरण दाब है, लेकिन इस परासरण दाब पर हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं क्योंकि विसरण की परिभाषा आपको समझ में आ चुकी है। और अब आप आ जाइए किस पर, परासरण की परिभाषा पर। तो याद रखिए परासरण की क्रिया में पदार्थ के कण शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि परासरण क्रिया जो होती है वो केवल विलायक में होती है, केवल विलायक के अणु ही मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको पानी के अंदर चीनी घोल कर दे दी है, या पानी के अंदर देखिए जो है वो ग्लूकोज घोल कर दे दिया है, तो इसमें एक विलेय है और एक विलायक है। जैसे पानी के अंदर जब आपको चीनी घोल के दी है तो चीनी विलेय का काम कर रही है और पानी जो है वो विलायक का काम कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, जब भी हम परासरण की क्रिया कराएंगे तो चीनी मूव नहीं करेगी, केवल विलायक यानी कि पानी मूव करेगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि विसरण में क्या होता था, पदार्थ के कण चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो कोई भी मूव करता था, लेकिन परासरण के अंदर ऐसा नहीं होता। परासरण के अंदर केवल और केवल विलायक के अणु जो होते हैं वो मूव करते हैं, विलयन के नहीं। मैं फिर आपको एक बार याद दिला देती हूँ क्योंकि विलयन के अंदर विलेय पाया जाता है, हम विलयन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ विलायक की बात कर रहे हैं। परासरण के अंदर क्या होता है कि केवल और केवल पदार्थ के कण की जगह क्या आ जाएगा, पदार्थ के कण की जगह आ जाएगा आपका विलायक, राइट। और ये विसरण का जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि विसरण के अंदर पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। तो याद रखिएगा परासरण के अंदर हमेशा जो विलायक के कण होंगे वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे, राइट। आप देखिए यहाँ पर आपको दोनों जगह डिफरेंस समझ में आया होगा कि विसरण में हम तीनों ले सकते हैं लेकिन परासरण में आप सिर्फ विलायक ले सकते हैं। विसरण में पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, लेकिन परासरण में पदार्थ के कण जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे। और यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये याद रखनी है। मैं आपको यहाँ परासरण की क्रिया के लिए एक डायग्राम बनाकर दे रही हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बॉक्स बनाकर दे दिया। इस बॉक्स के बीचों बीच में हमने यहाँ पर एसपीएम लगाई हुई है। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, माने कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अब देखिए ये जो मैंने अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो आप जानते हैं इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में क्या होगा। इस अर्ध पारगम्य झिल्ली की खास बात क्या है, इस झिल्ली की खास बात है कि ये अपने अंदर से केवल विलायक के अणुओं को आने भी देगी और जाने भी देगी। यानी कि इंग्लिश में अगर एसपीएम की बात करें तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये केवल सेलेक्टेड लोगों को ही अंदर बाहर जाने आने देती हैं, और वो सेलेक्टेड चीज कौन होगी, वो होगी विलायक। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये विलायक के कणों को क्या करती हैं, अपने अंदर से आने जाने देती है। तो एक तरफ मैं आपको सिर्फ यहाँ पर पानी दे रही हूँ, यानी यहाँ पर हमने आपको जल दे दिया, और दूसरी तरफ आप देखिए मैंने वाटर के अंदर शुगर मिक्स करके दी है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इधर वाला जो है, शुगर का मतलब आपको चीनी मैंने दी है, तो आपको ये बात याद रखनी ये इधर आपका विलायक है प्योर, और इधर जो आपको दिया हुआ है वो चीनी के साथ वाटर, यानी इधर आपको विलयन दिया हुआ है, राइट। ऊपर आप देखिए ये मार्क लगे हुए हैं जहां तक आपने इनिशियल लेवल लिए थे। जैसे ही आपका ये विलायक इस विलयन के संपर्क में इस एसपीएम के द्वारा आएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप विलायक के अणु यानी कि जल के अणु अपने आप इसके अंदर एंटर करना शुरू कर देंगे। आप यहाँ पर एक पिस्टन लगा लीजिए। इस पिस्टन की वजह से माने कि जब जल के अणु इसके अंदर जाएंगे तो अणुओं की संख्या अधिक हो जाएगी, और अणुओं की संख्या अधिक होने की वजह से क्या होगा
कि ये जो अणु है ये इस पिस्टन के ऊपर दाब डालेंगे और ये पिस्टन जो है वो पहले की अपेक्षा ऊपर उठ जाएगा। तो देखिए पिस्टन की नई पोजीशन अब ये है, राइट। और आपका जो ये यहाँ पर विलायक का तल है वो नीचे गिर जाएगा, यानी अब आपका विलायक जो है वो इतनी नीचे आ चुका होगा। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर विलायक के अणुओं ने अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किधर से किधर मूव किया। आप देखिए क्योंकि इधर विलेय है ही नहीं, तो जब विलेय नहीं है तो यहाँ की सांद्रता को आप 0 मान सकते हैं, या फिर यूं कहते हैं कि यहाँ की सांद्रता इसके रिस्पेक्ट में यानी कि इसकी तुलना में कम है। तो आप देखिए इधर सांद्रता कम है और इधर सांद्रता कैसी है, ज्यादा है, क्योंकि सांद्रता जो है वो विलेय की मात्रा बढ़ाने पर लगातार बढ़ती है। तो यहाँ पर विलेय है इसलिए ये अधिक सांद्र विलयन हो गया और ये आपका विलायक है ये कम सांद्र हो गया। तो आप देखिए मैंने आपसे कहा था कि परासरण के अंदर क्या होता है, विलायक मूव करेगा और किधर से किधर मूव करेगा, ये कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ मूव करेगा। लेकिन किसके द्वारा मूव करेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा मूव करेगा। तो अब आप देखिए आपको परिभाषा बिल्कुल अच्छे से याद हो गई होगी। परासरण की परिभाषा है कि विलायक के अणुओं का, किसका, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा या अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। तो ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि पहले आप विसरण पढ़ लीजिए फिर परासरण पढ़िए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सीधे परासरण पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो विसरण मैंने आपको क्या बताया था, ये सभी अवस्थाओं में होता है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, और ये हमेशा जो होता है वो किधर से किधर होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, और इसमें किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तो विसरण की परिभाषा यही थी कि पदार्थ के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। तो मैंने आपको तीनों के एग्जाम्पल भी दिए थे। ठोस विसरण का उदाहरण मैंने आपको दिया था चौक, और द्रव विसरण का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था पानी में KMnO4 या पानी में चीनी, और मैंने आपको गैसीय विसरण का उदाहरण दिया था LPG गैस, राइट। अब उसके बाद जब मैंने आपको परासरण पढ़ाया तो मैंने आपसे कहा था परासरण विसरण का बिल्कुल उल्टा है। परासरण में आप देखिए जो विलायक के अणु होंगे केवल वही भाग लेंगे, हम कणों शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कणों में आपके सब आ जाएंगे, तो आप ये बोलेंगे इसमें विलायक के अणु मूव करते हैं, और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ करते हैं, यानी परासरण का जस्ट उल्टा है। और इसके लिए जो है मैंने आपको ये भी बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। तो देखिए आपकी डेफिनेशन परासरण की भी कंप्लीट हो गई। परासरण की डेफिनेशन है विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि हम तो परासरण दाब पढ़ रहे थे, परासरण दाब क्या है। तो परासरण दाब पहले यही पढ़ लेते हैं, उसके बाद अंतः परासरण और बहिपरासरण पढ़ लेंगे। तो आप देखिए आप यहाँ पर जैसे ही आपने पानी यानी कि विलायक और विलयन को एक साथ रखा, दोनों का लेवल बराबर था और परासरण की क्रिया हुई, जल के अणु जो हैं वो कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर गए। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ जाने की वजह से आपका पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गया, और यानी कि आपका जो फाइनल लेवल है वो ये पहुंच गया, राइट।